बिजनेस नॉलेज। दोस्तों, आज जुमातुल मुबारक है, बहुत ही बाबरकत दिन है। अल्लाह पाक के बनाए हुए तमाम दिन, तमाम लहजे, लम्हे, साल, महीने सारे ही बाबरकत हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जुमा के दिन को बाकी तमाम दिनों पर फजीलत बख्शी है। और आज का जो पैगाम है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अल्फाज हैं, जो उनकी हदीस मुबारक है, वो कुछ इस तरह से है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने गुस्से को पी जाता है, देखिए गुस्सा एक फितरी अमल है। हमें किसी के अंदाज़े बयान पे, उसकी शख्सियत से, उसके जो है उसकी राय से इख्तलाफ हो सकता है। हमारी ज़ाती बिना पर भी बहुत ज़्यादा जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है, बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं, जिनकी वजह से इंसान क्योंकि उनको कबूल नहीं कर रहा होता ज़ाती तौर पे, तो जिसकी वजह से उसके अंदर से फिर एक नेगेटिव जो है वो सोच का, जज्बात का जो मादा है वो उभारता है, और उसकी नज़र में फिर इंसान दूसरे के बारे में नेगेटिव या मनफी ख्यालात जो सोचने लग जाता है, और उनकी जो शिद्दत होती है वो गुस्से की फॉर्म में, आपके रिएक्शन की फॉर्म में सामने आती है। तो जब आप गुस्से की हालत में हो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप अपने गुस्से को पी जाते हैं, सब्र करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं, ये समझते हुए कि अल्लाह पाक जो है वो मुझे इसका सिला अता करे या इसमें बेहतरी लेकर आए, तो इनाम अल्लाह पाक क्या देते हैं, तो अल्लाह पाक उसके ऐब छुपा देते हैं और उसको बेपनाह अजर अता करते हैं। अब एक इंसान क्योंकि खता का पुतला है, हमारे बहुत से ज़ाहिरी बातनी ऐसे अमाल हो सकते हैं कि जो गुनाह या गलतियां सरजद होती रहती हैं, तो अल्लाह पाक का हमारे ऐबों के ऊपर पर्दा डालना बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी सादत है हमारे लिए। तो और गुस्से को पी जाना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितनी भी जो इस तरह की बहुत ज़्यादा माशरे के अंदर पाई जाने वाली बातें होती हैं, उनको अंडरस्टैंड करना, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि तवज्जो तलब होती हैं, लेकिन बहुत सी बातें होती हैं जिनको इग्नोर करने से हमें रिजल्ट्स उनके अच्छे मिल सकते हैं। तो कोशिश ये करें अपने गुस्से पर काबू पाया जाए और एक अच्छे माहौल को क्रिएट किया जाए। आप उस सिचुएशन से अगर आप कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लें या कहीं चले जाएं, ताकि आपकी जो सोच है या आपका जो माहौल है वो तब्दील हो, नई बात को सोचने का मौका मिले, तो इससे बहुत ज़्यादा जो आफाका और आफियत आपको मिलेगी और अल्लाह पाक का जो इनाम है इस पे हमें मिलेगा, और ये बहुत बड़ा जो अल्लाह पाक हमारे ऊपर फजल है। तो दोस्तों, as we have started our series of parts of speech, and yesterday our topic for discussion was indefinite pronoun. So another type of pronoun today to discuss is, and that is relative pronoun. हमें ये वर्ड देखकर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ये मिलती है कि रिलेटिव प्रोनाउन से मुराद ये है कि एक ऐसा प्रोनाउन है जो कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को शो कर रहा है, अपने कनेक्शन को बना रहा है। अब वो कनेक्शन किस चीज के साथ हो सकता है, किसी ना किसी नाउन के साथ डेफिनेटली होगा कि जिसको रिप्रेजेंट ये कर रहा होता है, जिसके बारे में ये बता रहा होता है। हम इसकी एक जो इसके रिलेशन होता है, इसकी कनेक्शन होता है, इसका जो रब्त होता है एक सेंटेंस के अंदर, ये अपनी मौजूदगी का इजहार हमें कैसे करता है, वो हम एक एग्जांपल से लेते हैं। सो आप देख सकते हैं ये दो सेंटेंसेस हैं। आई रोट अ लेटर टू माय अंकल, माय अंकल इज अ बिजनेसमैन। These two sentences are independent sentences because they are standing alone. They are giving us their meanings by standing itself independently. इन दोनों sentences के हमें meaning separately मिलते हैं। ये दोनों independent sentences हैं। I wrote a letter to my uncle, मैंने अपने अंकल को या चचा को या मामू को खत लिखा। हमें मुकम्मल meaning समझ आ जाते हैं। इस sentence को मैं independent सेंटेंस बी कह देता हूं, क्योंकि ये एक आजाद सेंटेंस है, अपने मीनिंग पूरे कन्वे कर रहा है, बात मुकम्मल समझ में आ जाती है और ये अकेला स्टैंड कर सकता है। एंड पे इसके फुल स्टॉप लग जाता है, शुरू में कोई ना कोई सब्जेक्ट मौजूद है, तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक सेंटेंस को हम लोग एक और भी नाम देते हैं, एंड दैट इज क्लॉज। CLAUSE, क्लॉज। एक सेंटेंस को हम क्लॉज भी कह देते हैं। क्लॉज का मतलब ये होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स यू कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस का भी यही मतलब होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ वे
that you get complete information, complete understanding in the sentence. तो एक sentence independent अगर हो तो हम उसको independent clause भी कहते हैं. So both sentences are independent. They starting from a subject, ending at a for example object, or you can say a complement. कुछ भी हो, अगर आपको मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, माई अंकल इज अ बिजनेसमैन, मेरे मामू या चाचू जो है वो बिजनेसमैन है, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसको भी हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे. सो बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. नाउ रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब है कि अगर हमने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करना हो, उसका रब्त जोड़ना हो, कोई रेफरेंस देना हो, कि अगर पहले एक बात हो रही है उसी का रेफरेंस कंटिन्यू करना हो एक नए सेंटेंस के अंदर, तो हम दोनों को कैसे जोड़ देते हैं. नाउ आई हैव कनेक्टेड सेकंड सेंटेंस विद द फर्स्ट सेंटेंस, और ये आपके पास एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया है. यहां पर अब मैं कौन सा वर्ड लगाऊंगा कि जो मुझे इस सेंटेंस का भी कनेक्शन जोड़ देगा, इसका रेफरेंस दे देगा और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. आई रोट अ लेटर टू माय अंकल हु इज अ बिजनेसमैन. अब यहाँ पे जो हु का वर्ड है ये कौन के मानों में भी आता है, लेकिन यहाँ पर ये सवालिया मानी नहीं दे रहा, यहाँ पर ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, बिकॉज आपका जो सेंटेंस है वो फुल स्टॉप पे एंड हुआ है. तो यहाँ पर मैं उर्दू में इसको बोल देता हूँ जो, कि मैंने अपने मामू को या चचा जान को खत लिखा जो कि एक बिजनेसमैन है. सो आपने दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर दिया, एक रिलेशन जोड़ दिया, दोनों के दरमियान एक राब्ता कायम कर दिया, एक रिलेशन जोड़ दिया, और जिसने आपको ये बताया कि आपने पहले सेंटेंस के अंदर जो बात की है उसी का ही जिक्र अगले सेंटेंस में हो रहा है. तो हमें इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो अपना रिलेशन बना देता है किसके साथ, पहले उस सेंटेंस के अंदर जिस नाउन का जिक्र होता है उसी को, और इंट्रोड्यूस करता है एक और सेंटेंस को या एक और क्लॉज को. इंट्रोड्यूस का मतलब क्या है कि उसको मुतारिफ करवाता है, उसको शुरू करता है. अब हु के बाद जो आने वाला सेंटेंस है ये बिल्कुल कनेक्टेड है माय अंकल के साथ, क्योंकि इस प्रोनाउन ने हमें ये क्लियर कर दिया. सो यहाँ पे हमें ये जो डेफिनेशन है वो ये क्लियर होती है कि relative pronoun is a pronoun that introduces a dependent clause. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा सेंटेंस है जिसको हमने जोड़ दिया है. अब यहाँ पे देखें कि इस सेंटेंस के अंदर एक ये हिस्सा है और इसका एक ये हिस्सा है. अगर मैं इस पूरे के पूरे सेंटेंस को जो कि मैंने रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बनाया है, अगर इसको मैं अलग करता हूं तो जो ये वाला सेंटेंस है ये तो है इंडिपेंडेंट. हम क्लॉज का वर्ड यूज कर लेते हैं, सेंटेंस भी बोल सकते हैं लेकिन हम क्लॉज का वर्ड यूज कर देते हैं ताकि रिलेटिव प्रोनाउन की ज्यादा क्लियर समझ आएगी. अगर मैं इस सेंटेंस को यूज करता हूं तो क्या मैं इस सेंटेंस के मुझे मीनिंग मुकम्मल तौर पे क्लियर होते हैं या हमें किसी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है. आई रोट अ लेटर टू माय अंकल, मैंने अपने अंकल को खत लिखा, मीनिंग मुकम्मल. हु इज अ बिजनेसमैन, जो कि एक कारोबारी इंसान है. अगर मैं इसको रेज कर दूं तो हु इज अ बिजनेसमैन के कौन कारोबारी आदमी है, जो एक कारोबारी आदमी है, तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि फॉर होम वी आर टॉकिंग अबाउट, अबाउट हु वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि वो कौन है, वो जो कौन है कि जो बिजनेसमैन है. इट मींस कि अगर ये सेंटेंस अकेला स्टैंड नहीं कर सकता तो इसको दूसरे इंडिपेंडेंट सेंटेंस के साथ जोड़कर ही हम यूज करते हैं, क्योंकि इसका आंसर उसी सेंटेंस में मौजूद होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेंटेंस है वो एक आजाद सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा है अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए. सो हम इसको बोल देते हैं कि दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. अब डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड कर रही है. ये डिपेंडेंट सेंटेंस भी बोल देते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंस, बट फॉर द रेफरेंस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन वी विल यूज क्लॉज. सो दो क्लॉजेज है आपके पास. अगर दोनों इंडिपेंडेंट हो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अगर दोनों को जोड़ना हो, कनेक्ट करना हो, एक रेफरेंस, एक प्रोनाउन को बतौर रेफरेंस में यूज करके, तो वो प्रोनाउन जो रिलेशन बना रहा होता है एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ, उस प्रोनाउन को हम लोग बोल देते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. अब हम इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन पढ़ेंगे. So here this is the definition of relative pronoun. It is a type of pronoun. ये pronoun की एक टाइप है
that introduces a dependent or relative clause। अब चूंकि हमने एग्जांपल से ये चीज लर्न की कि हम एक रिलेटिव प्रोनाउन को लगा के नेक्स्ट क्लॉज जो है वो बनाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो क्लॉज है जिसको हम डिपेंडेंट बोल रहे थे, अब उसके क्योंकि शुरू में रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट आल्सो अ रिलेटिव क्लॉज एंड कनेक्ट्स इट टू द इंडिपेंडेंट क्लॉज। और वो उस क्लॉज को, उस हिस्से को किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ देता है ताकि उसके मीनिंग्स क्लियर हो जाएं, जिस नाउन का रेफरेंस इस्तेमाल किया जा रहा है उसका भी हमें क्लियर हो जाए और हमें यह पता चले कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो किस रिलेशन की मदद से नेक्स्ट क्लॉज के साथ जुड़ी हुई है। सो जो रिलेटिवली डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो हमें ये इस बात का जवाब देती है हु, हम किसकी बात कर रहे हैं। लाइक हमने एक सेंटेंस लिखा, आई रोट अ लेटर टू माय अंकल हु इज अ बिजनेसमैन। हु किसकी बात कर रहा है, माय अंकल की बात कर रहा है। सो हम जिसका रेफरेंस दिया जा रहा होगा रिलेटिव प्रोनाउन, उसकी हमें बताएगा। टू होम किससे कहा जा रहा है, हाउ मैनी कितने चीजों के बारे में बात की जा रही है, एंड विच वन और किस चीज को मुंतखब किया गया है, या किस चीज के बारे में बात की जा रही है। सो रिलेटिव क्लॉज जो डिपेंडेंट क्लॉज भी होती है क्योंकि उसके शुरू में रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा होता है, उसे मुकम्मल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती है। सो वो कितने रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो हम लोग अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं कि हु, होम, विच, दैट। दैट जो है ये पर्सन्स के लिए भी यूज किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। एंड वी आल्सो यूज हुज। हुज जो है ये पोजेसिव केसेस के अंदर हम यूज करते हैं। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, जिसका, जिसकी। अब जिसका से मुराद ये है कि आप किसी न किसी नाउन की मलकियत को इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर अहमद इज माई फ्रेंड हुज हाउस इज इन बैरियर टाउन। अब उसका घर बैरियर टाउन में है। हुज हाउस, तो ये जो वर्ड होता है हुज, ये हमेशा नाउन के साथ आता है और ये मलकियत को शो करने के लिए हम लोग सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउंस that are used in the dependent clauses and they connect them with the independent clause। so अब हम relative pronouns को further जो है वो क्लियर करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो relative pronouns जो है वो हम दो तरह से उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक होते हैं डिफाइनिंग, कि जो किसी चीज को डिफाइन करेंगे, हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइनिंग relative pronouns की अगर हम बात करें, so this is the definition for the defining relative pronouns। they define subject or the object in the sentence and gives us more information। कि वो सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, उनसे रेलेवेंट होंगे, उनकी बात करेंगे और हमें उनके बारे में मजीद भी इंफॉर्मेशन देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सो हियर यू कैन सी द सेंटेंस मिस्टर अली हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज माय फ्रेंड। Here the relative pronoun is who and the relative pronoun is defining the subject of the sentence, Mr. Ali. So, I have lost the book that you lent me, which you lent me। कि मैंने वो किताब खो दी है जो कि आपने मुझे मुस्तार दी थी या उधार दी थी। तो यहाँ पे देखें, this is the subject of the main clause or the independent clause। I have lost the book, this is the object of the first sentence। And which are that is describing about the noun the book। so यहाँ पे जो relative pronoun हमने इस्तेमाल किया है वो किसको रेफर कर रहा है, वो इस noun the book को रेफर कर रहा है और book क्या है, object of the sentence। तो यहाँ पे जो relative pronoun है वो object को define कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि this is a defining relative pronoun। I have lost the book which you lent me, जो मुझे आपने उधार दी थी। So this is a main clause and the next one is dependent or relative clause। so हमें इसका एक सेंटेंस ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखें, he is the boy whose mother is doctor। अब यहाँ पे जो whose है वो उस boy की डेफिनेशन में आ रहा है कि उस boy को डिफाइन कर रहा है। he is the boy whose mother is a doctor, whose is a relative pronoun defining the object of the sentence, whose mother is a doctor, और हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। सो ये रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं और हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देते हैं। सो हम इनको डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दूसरी बात ये कि जहां पर भी हमने ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए हैं, इनके पहले या इनके बाद जो है किसी किस्म का हम कॉमा पुट नहीं करते।
सो पोजेसिव प्रोनाउन को हम ये कहते हैं, सॉरी पोजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसको हम लोग ये भी कहते हैं कि वो रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन, कि जो रिलेटिव प्रोनाउन पोजेशन शो करता है, आपकी मलकियत शो करता है, उसके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर आता है. So now let us discuss something about non-defining relative pronouns. So friends, these are defining relative pronouns. Who are that? Which are that? Who or which can be replaced with the word that if you are talking about defining relative pronouns. And whose tells us about some possessiveness. And if I talk about non-defining relative pronouns, non-defining relative pronouns are also who, which, or whose. So here an omission is present, and what omission is? That. In defining relative pronouns, who can be replaced with that, which can be replaced with that, but in non-defining relative pronouns, that is totally omitted. We only use who for the persons, which for the objects or things, and whose to show the possessiveness. So, what is the difference between the two? Non-defining relative pronouns just give you some extra information in the sentence. If we omit the non-defining relative pronouns, there is nothing, any difference in the sentence. यहाँ पे हमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता. Any omission of the non-defining relative pronouns doesn't affect the meaning of the sentence, the whole information in the sentence. इसका मतलब ये है, defining relative pronouns are must, उनको हम replace नहीं कर सकते, लेकिन जो non-defining relative pronoun जिस clause में आ जाते हैं, वो clause जो होती है उसको आप sentence से omit भी कर सकते हैं, क्योंकि ये some extra information आपके sentence में मौजूद होती है, और अगर इसको हम omit कर दें तो भी जो sentence का मतलब है वो disturb नहीं होता. For example, so here you can see we have written three sentences, number 1, number 2 and number 3. In the first sentence, Mr. Ali, who is a doctor, runs his private clinic. So you can see this is a dependent clause. We can see जिसमें कि relative pronoun जो है वो मौजूद है. Who is a doctor. Now a comma is present in the start and a comma is present in the end of the sentence. So non-defining relative pronouns are present in the dependent clause, which is separated by the commas, जो कि मेन क्लास से सेपरेट हुई होती है एक कॉमे की मदद से. कि वो जो मेन क्लॉज है पूरे का पूरा सेंटेंस है उससे सेपरेट हमने किया हुआ है, किसकी मदद से? टू कॉमास की मदद से. अब अगर मैं इस क्लॉज को यहां से माइनस कर देता हूं, इस सेंटेंस से मैं इसको ओमिट कर देता हूं, तो सेंटेंस का मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मिस्टर अली रन्स हिज प्राइवेट क्लिनिक, दैट इज क्लियर. द बुक विच यू लेंट मी इज वेरी इंफॉर्मेटिव. सो विच यू लेंट मी, तो विच जो है ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए आया है, द बुक के लिए. हु जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया है इस मेन क्लॉज के सब्जेक्ट के लिए. तो अगर मैं इस नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को, क्योंकि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद है, इसको अगर मैं हटा देता हूं तो सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द बुक इज वेरी इंफॉर्मेटिव, कि किताब जो बहुत ज्यादा मालूमात रखती है. उस्मान हुज मदर इज एन ऑथर टीचेस इन अ कॉलेज. हुज मदर किसकी बात था? उस्मान की. सो हुज मदर इज अ डॉक्टर इज हियर, ये क्लॉज जो है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दे रही है. इस क्लॉज का डायरेक्ट कोई कनेक्शन या लिंक जो है वो इस सेंटेंस में मौजूद नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए आई है. उस्मान को डायरेक्टली वो रिलेटिव प्रोनाउन डिफाइन नहीं कर रहा. तो मैं इसको ओमिट भी कर देता हूं. उस्मान टीच इन अ कॉलेज, कि उस्मान की जिसकी बात है ऑथर है, वो एक कॉलेज में पढ़ाता है. तो नॉन डिफाइनिंग जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस के अंदर मौजूद होते हैं, उनको नॉन डिफाइनिंग इसलिए कहा जाता है कि वो जिस पर्सन का हवाला दे रहे होते हैं, जिस पर्सन की बात कर रहे होते हैं, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते. जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, वो क्लॉज जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन मौजूद होता है उसको हम यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं, तो सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप
डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन को उसमें से माइनस करेंगे तो सेंटेंस अपने पूरे मीनिंग कन्वे नहीं करेगा, उनका कनेक्शन टूट जाएगा। तो डिपेंडेंट क्लॉज को जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन पहले मौजूद था, उसको अगर हमने इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज से जोड़ना है तो उसमें आपको डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। इसमें आप पूरी क्लॉज को बाहर निकाल दें, सेंटेंस के ऊपर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। और इसमें हम दैट का भी इस्तेमाल नहीं करते, नॉन डिफाइनिंग में दैट का हम इस्तेमाल नहीं करते। हु है, विच है, हुज है, होम है, ये वाले वर्ड जो है आपके इसमें यूज किए जा सकते हैं। तो डिफरेंस इन दोनों में हमें पहला क्या नजर आया? नंबर वन इज ये डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउंस हमेशा सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे, जबकि जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउंस है ये उनको डायरेक्टली डिफाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउंस है उनके पहले या एंड पे कोई कॉमा प्रेजेंट नहीं होता, जबकि नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउंस है उनके शुरू में और एंड पे जो है वो कॉमा प्रेजेंट जो है वो होता है। डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है मेन क्लॉज के अंदर, जबकि जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउंस है इनका मेन क्लॉज से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता, इनको सेपरेट किया जाता है कॉमास लगा के। अगर हम डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउंस को ओमिट कर दें सेंटेंस में से तो उसका मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन जिस क्लॉज में मौजूद होता है उसको अगर हम वहां से माइनस भी कर दें तो सेंटेंस जो है अपने मीनिंग कंप्लीटली दे सकता है। तो हमें कितनी बातों का पता चला? क्लॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, और रिलेटिव प्रोनाउंस को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, because they make connections in different ways. So these both are relative pronouns with two branches. So in the end, summing up with the lecture, today we have discussed what is a relative pronoun. उसकी हमने definition पढ़ी with one or two examples. Then what is a relative or dependent clause? हमने clause को भी define किया कि clause को एक sentence भी बोलते हैं, it has a subject and object. And mostly clauses starts with the relative pronouns. And relative clause के हमने define किया कि जिसमें relative pronoun मौजूद होता है उस sentence को, उस clause को हम लोग relative clause कहते हैं। What is a defining relative pronoun? हमने उसकी definition पढ़ी with examples और उसमें क्या-क्या चीजें होती हैं, उनमें कौन-कौन से pronouns function करते हैं। And what is a non-defining relative pronoun? कि non-defining relative pronoun जो है वो किस clause में मौजूद होता है और उसका function उसमें क्या होता है, और विद एग्जांपल्स हमने इसको डिस्कस किया है। और इसका एक क्वेश्चन और भी बनाया जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन, बिकॉज दिस प्रोनाउन कनेक्ट्स टू पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस। ये दो सेंटेंसेस को या एक ही सेंटेंस के दो हिस्सों को आपस में कनेक्ट करता है। तो इसलिए ये देखना पड़ता है कि जो प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है क्या वो किसी सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, उसको डिफाइन कर रहा है, ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। So these are the different type of relative pronouns, who, whom, whose, which and that। इनमें से जो पहले तीन relative pronouns हैं, that we use for persons, which we use for things, that is also can be used with who and with which। So which or that or who or that can be replaced when we talk about defining relative pronouns। So ये वो relative pronouns है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ sentences को आपस में कनेक्ट करने के लिए। उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेशन और लेक्चर पसंद आया होगा। सो जितने भी नए दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगता है आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, उसको आगे शेयर भी कीजिए, और आप अगर कोई ओपिनियन है तो अपने कमेंट से मुझ तक वो बात लाजमी पहुंचाएं, अपनी सजेशन अपनी ओपिनियन को जरूर बयान करें। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड इफ यू रीच आउट मी फॉर एनी इंफॉर्मेशन यू कैन सेंड मी योर ईमेल। मेरा ईमेल एड्रेस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, एक नई टाइप ऑफ प्रोनाउन के साथ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।